हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत हमारी नई सीरीज 30 मिनट 1 चैप्टर और 1 कॉन्सेप्ट। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 3। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आई एम वेरी श्योर कि ये नाम सुनते ही आपके चेहरे पे आई कैन सी द स्माइल, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते रहते हैं, सर इशू ऑफ डिबेंचर करा दो ना, ये वो। तो चलिए आज हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस पूरे चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा तो मे बी ये जो वीडियो है थोड़ा 30 मिनट से ऊपर चली जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 1.5x पे देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो आप सबको मालूम है कि जब भी कोई कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं तो कंपनी क्या करती है, फंड्स को रेज करने के लिए या तो कंपनी शेयर्स इशू करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी लोन के तरीके से भी पैसा रेज कर सकती है। ठीक है जी। और अगर कंपनी लोन की फॉर्म में पैसा रेज कर रही है तो कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर सकती है। और याद रखना, डिबेंचर और कुछ नहीं, अ काइंड ऑफ लोन ही होता है जिस पर कंपनी को टाइमली क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट, एंड ऑन पर्टिकुलर डेट क्या कंपनी को वो लोन रीपे भी करना पड़ता है। तो ये दो फीचर्स होते हैं जब भी हम लोन या डिबेंचर्स की बात करते हैं। अब एक बच्चा कहता है, सर एक बात बताओ, डिबेंचर्स में कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आप सबको मालूम होगा डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा, क्या वो उसके कूपन रेट पे डिपेंड करता है। लाइक आपने सुना होगा 9% डिबेंचर, ₹100 ईच। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी इशू करेगी एक ऐसा डिबेंचर जिसका कूपन कितना है बेटा, 9%, और जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹100। तो कंपनी अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी, फेस वैल्यू का 9%, यानी कि ₹9 आपको इंटरेस्ट पे ऑफ करेगी। सिंपल है। तो अगर कोई पूछे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब सवाल यहां पर यह है कि ये चैप्टर में, यानी कि जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स, चैप्टर का नाम क्या बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो बेटा जी ये चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ाएगा वो मैं आपको यहां पे पहले पूरा का पूरा चार्ट बना देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि ये सारे टॉपिक जो मैं लिखूंगा अगर आपको आते हैं तो इट मींस आपको ये पूरा चैप्टर भी आता है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू कब कब करती है। तो याद रखना, 3 वजह से डिबेंचर इशू किए जाते हैं। पहला, फॉर कंसिडरेशन, जो कि कैश में होता है, फॉर कंसिडरेशन जो कि अदर देन कैश होता है, या फिर कंपनी इसको एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी भी इशू करती है। तो इसका मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे किया जाता है, पहला कैश में अदर देन कैश, या फिर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कब ऑन, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो आपके पास 3 वेज होते हैं जब भी हम डिबेंचर को इशू करते हैं। तो अब हमें क्या सीखना है, अकाउंटिंग सीखनी है इन तीनों के अंदर। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा, जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो जायज सी बात है वो इंटरेस्ट भी पे करती होगी। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट, ये हमें सीखना है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमें यहां पर सीखना है टर्म्स ऑफ इशू। ठीक है, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स का हमारी अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम चेक करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज राइटिंग ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, यानी कि जो भी हम डिबेंचर्स पे डिस्काउंट देते हैं उनको कैसे राइट ऑफ किया जाता है, ये मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमें ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करना चाहता तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कवर अप कर लूं। अगर बाई चांस नहीं कवर कराया तो मैं ये वाला जो टॉपिक है ना इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी। ठीक है, इसका मतलब सर आप इशू ऑफ डिबेंचर की 2 बना देंगे, हाँ हो सकता है, आई विल चेक कि कितना मैं खींच पा रहा हूं। अगर मुझे लगेगा कि
5-10 मिनट एक्स्ट्रा में ये टॉपिक हो पा रहा है तो डेफिनेटली इसको भी आज ही कवर अप करेंगे। ठीक है सर। तो अब शुरू करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी कोई कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स को, एंड दैट टू फॉर कैश कंसिडरेशन। हाँ जी, दैट टू फॉर कैश कंसिडरेशन। कैश कंसिडरेशन क्या होता है सर? यार कुछ भी नहीं है, मतलब जब भी हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं विद एन इंटेंट कि हमें पैसा मिले, तो दैट इज कैश कंसिडरेशन। ठीक है सर। तो इसमें 3 ऑप्शंस होती होंगी, बताओ क्या? मे बी हम इशू करते होंगे एट पार, पार समझते हैं ना, फेस वैल्यू पे। मे बी इशू करते होंगे एट डिस्काउंट, मे बी इशू करते होंगे एट प्रीमियम। तो हम किसी भी पॉइंट पर कैसे भी इशू कर सकते हैं, यस और नो? मे बी एट पार, मे बी एट डिस्काउंट, मे बी एट प्रीमियम। दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर? सर क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर हमने तो सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि हम डिस्काउंट पे इशू ही नहीं कर सकते। सर वो शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ये क्या है? डिबेंचर्स। तो डिबेंचर डेफिनेटली इशू किए जा सकते हैं एट डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है जी, ठीक है सर। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर कोई कंपनी पार पे इशू कर रही है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इट इज वेरी सिंपल, आराम से देखेंगे। अगर आप पार पे इशू कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहली एंट्री, बैंक में जो पैसा आया बिकॉज ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे टू, मान लो इसका कूपन है 9%, तो टू 9% डिबेंचर्स। सिंपल। ठीक है जी। मान लो आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं और सारा का सारा पैसा आप अपफ्रंट मंगवा रहे हो। अपफ्रंट समझते हैं ना, यानी कि एक साथ मंगवा रहे हो। तो बैंक में 1 लाख आया बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? परसेंटेज डिबेंचर में, एंड दैट्स ऑल, फिनिश। कम ऑन, यस इट्स ओवर। तो इसका मतलब जब भी आपको इशू की एंट्री पास करनी हो तो बस इस तरह से एंट्री कर देना। एक बच्चा कहता है सर जब हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था ना तो उसमें लिखा होता था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। तो क्या सर इसमें भी हो सकता है? देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब प्रैक्टिकली जब भी कंपनी लोन ले रही है या डिबेंचर इशू कर रही है तो वन शॉट में पैसा आता है। तो इसका मतलब क्या आम तौर पे यही एंट्री बननी चाहिए। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि हमने 100 रुपए का डिबेंचर है और हम लोग 40 रुपए ले रहे हैं एप्लीकेशन पे और बाकी हम 60 रुपए ले रहे हैं ऑन अलॉटमेंट पे। मान लो अगर ऐसा दिया भी हुआ है, वैसे दिया नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है। तो उस केस में क्या फिर, और नंबर ऑफ डिबेंचर है मान लो 10,000। ठीक है जी, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 10,000। तो फिर उस केस में क्या होगा? 10,000 इंटू 40, यानी कि एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो क्या वहां पर 10,000 इंटू 40 कितना आएगा? 4 लाख रुपए। सिंपल। और फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, कितने से? 10,000 इंटू 60, यानी कि 6 लाख से। और फिर उसके बाद क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कर देना, कितने से? 6 लाख रुपए से। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है कि नहीं? तो आमतौर पे तो सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ जाता है। बाई चांस अगर उसमें ऐसे दिया हो कि हमने अलॉटमेंट में भी कुछ पैसा मंगाया है तो क्या पहले अलॉटमेंट ड्यू कर देना, फिर अलॉटमेंट को रिसीव कर लेना। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर ये तो समझ आ गया। सर व्हाट विल बी द चेंज इन केस इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट? ठीक है। अच्छा अब मैं जितना भी मानूंगा ना, मैं अज्यूम करूंगा कि अपफ्रंट पैसा आया है, क्योंकि अलॉटमेंट अलॉटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल में पढ़ लेंगे। जब वहां पढ़ेंगे तो वही चीज यहाँ पे कॉपी कर देना, बस वहां पे जहां जहां पे शेयर कैपिटल आ रहा होगा वहां वहां पे आप डिबेंचर लिख देना, तो कोई कॉन्सेप्ट में चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है सर। सर अगर मान लो एक साथ पैसा मंगवा रहे हैं, अब हम सारे क्वेश्चन में क्या मांगेंगे? एक साथ पैसा आ रहा है, ठीक है ना? तो बताओ व्हाट विल बी द एंट्री अगर डिस्काउंट पे इशू है? तो इट्स वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
अज्यूम कर लो 1 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 10% डिस्काउंट पे है। तो आप मुझे बताओ अगर 10% डिस्काउंट पे है तो आपके पास आया कितना होगा, 90,000। तो आपने 90,000 से एंट्री करनी है। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट करो कितने से, 90,000 से, ठीक है जी। फिर उसके बाद डिस्काउंट डेबिट करो कितने से, 10,000 से। एंड टू 9% डिबेंचर कर देना कितने से, 1 लाख से। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है सर। सर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट अगर हमने प्रीमियम पे इशू करा होगा? तो कुछ नहीं करना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो 1 लाख वाले डिवेंचर आपने 1,10 में इशू करे हैं, तो कौन बताएगा एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन बाय ₹1,10,000। ठीक है, पहले एंट्री होगी बाय 1,10,000। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट बाय 1,10,000 टू परसेंटेज डिबेंचर बाय 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम बाय 10,000। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल। क्या सबको समझ आ गया? सर ये हमने सेम ऐसे शेयर कैपिटल में भी पढ़ा होता है, बिल्कुल वो, बस शेयर कैपिटल में डिस्काउंट वाला केस नहीं होता, वो आपको मालूम होगा। वहां पे या तो पार होता है या प्रीमियम होता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया या नहीं? यस सर, वेरी गुड। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा लाइट रखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। सर इसके बाद ना कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें क्या करते हैं आइए देखते हैं जरा। मान लो एक ही क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लिखो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपने कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों। सबसे पहले इसको पहले समझने की कोशिश करो। मान लो आपने कोई एसेट परचेज करा है और आपने उस वेंडर को एसेट परचेज करने के बजाय पैसा ना देकर अपनी कंपनी के क्या दे दिए, डिबेंचर। अच्छा, तो यहां पे आप लिख लीजिए केस 1, जब आपने एसेट परचेज करा है। हाँ जी, केस 1 क्या है, जब आपने उनसे क्या परचेज करा है, एसेट परचेज करा है। तो आराम से बताना एंट्री क्या बनेगी, वेरी सिंपल ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सिंपल। मैं 3 केस कराऊंगा आपको, ठीक है, 3 केस कराऊंगा। पहले एंट्री कंप्लीट कर लीजिए और दूसरी एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू। अगर आप पैसा दे रहे हो तो टू कैश आएगा, लेकिन अभी हम उनको पैसा ना देकर क्या दे रहे हैं, अपनी कंपनी के डिबेंचर ऑफर कर रहे हैं, तो क्या सीधा ही टू 9% डिबेंचर, ये एंट्री बनेगी। अगर ये डिबेंचर जो हम दे रहे हैं वो डिस्काउंट पे है तो क्या डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर वो प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हो सकता है डिस्काउंट आए, यहां पर हो सकता है प्रीमियम आए, और अगर हम पार पे दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। बस इतना ही आपको करना होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं दिखाऊंगा, और एक ही प्रश्न से हम लोग 3 केस बनाएंगे, और अगर वो समझ आ गया तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। आइए देखते हैं जरा। मान लो एक्स लिमिटेड ने परचेज करा है एसेट कॉस्टिंग ₹1,10,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने एसेट परचेज करा वाई लिमिटेड से, कितने का, ₹1,10,000 का। सिंपल था, ठीक है सर। फिर इन्होंने क्या करा, पेड करा 10% इन कैश, यानी कि आपने 10% कैश में पे कर दिया, आपने 10% कैश में पे कर दिया। एंड जो बचा हुआ बैलेंस है ना, वो आपने कैसे पे करा, बाय इशुइंग 9% डिबेंचर, ₹100 ईच। पहला केस पार,
premium of 10%, discount of 10%. So we have three cases now. कंपनी ने एसेट खरीदा 1/10 का, किससे खरीदा? वाई लिमिटेड से, कैश में। कितना दिया? 10% कैश में दे दिया, और जो बचा पैसा उन्होंने अपनी कंपनी के क्या दे दिए? डिबेंचर्स। ऑप्शन 1 पार पे, ऑप्शन 2 प्रीमियम पे, ऑप्शन 3 डिस्काउंट पे। ठीक है, सबने ध्यान से देखना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? वेंडर का नाम बताओ क्या है? वाई लिमिटेड। तो आपने क्या करना है? एसेट का नाम लिखो, टू वाई लिमिटेड 1,10,000। ठीक है जी, ये केस 1 पार वाला है। केस 2 प्रीमियम वाला है, और केस 3 डिस्काउंट वाला है। ठीक है ना, तीनों केस करेंगे। पहली एंट्री परचेज करने की, डू मतलब सेम। इसका मतलब आप डिबेंचर कैसे इशू कर रहे हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहली एंट्री जो आप एसेट परचेज करने की करोगे, क्या तीनों में आपने सेम करनी है? ठीक है सर। दूसरी एंट्री, वाई लिमिटेड डेबिट टू कैश। दोस्तों, आप 10% कैश में दे रहे हो, यानी कि 11,000 आप कैश में दे रहे हो। क्या ये एंट्री भी सब में सेम होगी? यस सर, क्योंकि कैश पे करने की एंट्री तीनों में सेम आएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 1,10,000 में से 11,000 कैश में दे दिया, बचा कह रहा है 11,000 कैसे आया? 10% ऑफ 1,10,000। ठीक है ना, 11,000 आपने कैश में दे दिया। दोस्तों बचा कितना? 99,000। कितना बचा? 99,000। अब एंट्री क्या होगी? वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर। यहां पे लिखा आपने 99,000। तीनों केस में वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर 99,000, वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर 99,000। भाई जितना देना है पहले वाई को उतने से डेबिट कर दो, क्योंकि यहां पर इशू कितने पे करा? प्रीमियम पे, तो नीचे लिख दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर इशू कैसे हुआ? डिस्काउंट पे, तो यहां पे लिख देना डिस्काउंट डेबिट। अब बस एक चैलेंज रह गया कि सर ये अमाउंट कैसे भरेंगे? ठीक है ना, अमाउंट कैसे भरेंगे? देखो जहां पर एट पार है वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, सीधा ही 99 लिख दो। भाई 99,000 के बदले में 99,000 के आपने डिबेंचर दे दिए, खत्म हो गया। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा और यहां कितना आएगा। ठीक है जी, इसके लिए एक आसान तरीका बता रहा हूं। इसके लिए आपने क्या करना है? आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इशू प्राइस। ये फॉर्मूला लगा दो आप। देखो केस 2 में आपने वेंडर को पैसा बचा कितना हुआ है? 99,000। और केस 2 में कौन बताएगा? क्योंकि हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो इशू प्राइस क्या होगा? 100 रुपए वाला 10% प्रीमियम, क्या इशू प्राइस 110 रुपए हो जाएगा? यस सर। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय करेंगे 110, ये आएगा 900 डिबेंचर्स आप दे रहे हो। एक बार दोबारा सुन लो, हमेशा आपको प्रीमियम और डिस्काउंट में पहले क्या करना है? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट टू बी पेड 99,000 कैसे आया? 110 में से 11 तो दे दिया था, 99 बचा, डिवाइड बाय इशू प्राइस। अगर आप इशू प्रीमियम पे कर रहे हो तो इशू प्राइस कितना होगा? 110 रुपए। सॉल्व करने पे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए? 900। अगर आपको ये समझ आ गया तो खत्म हो गया ये केस। कैसे? देखो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर जितने आपके आए हैं ना, हाँ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर आपके जितने आए हैं, कितने आए हैं? 900 इंटू 100 रुपए कर दो। यानी कि डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है।
तो 900 इंटू 100 खत्म हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 900 इंटू 10 कर दो, आप चेक करो टैली हो गया। 900 इंटू 100 90,000, 900 इंटू 10 9,000, 90 9 99। वाओ ब्यूटीफुल। सर एक बार दोबारा ये वाला बताना, अगले वाले में क्या करेंगे। देखो अगेन पैसा कितना देना है, 90,000। इस बार डिस्काउंट पे दे रहे हो तो 100 रुपए वाला 10% डिस्काउंट, यानी कि इशू कितने में होगा सर, 90 में। इसका मतलब यहां पे कितने डिबेंचर इशू करोगे, 1100। बताना जरा, परसेंटेज डिबेंचर के आगे जितने डिबेंचर दे रहे हो इंटू 100 कर देना, और यहां पर जितने डिबेंचर दे रहे हो इंटू 10 कर देना। देखो टैली हो गया, 1100 इंटू 10 11,000, 99 प्लस 11 1 10, और यहां पर भी 1 10। समझ आ गया। क्या करना है जल्दी बताओ। सर पहली एंट्री करनी है परचेज की, दूसरी एंट्री करनी है उसको डिबेंचर इशू करने की। जब डिबेंचर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट कर लो, उसके लिए अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय इशू प्राइस। जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे इनटू फेस वैल्यू करोगे डिबेंचर के आगे, इनटू प्रीमियम करोगे प्रीमियम के आगे, इनटू डिस्काउंट करोगे डिस्काउंट के आगे, खत्म। बोलो डन, वेरी वेल डन। ठीक है जी, तो ये हमारा केस खत्म हो गया। तो आई एम वेरी श्योर अगर पेपर में आ जाए कि हम लोग इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या ये हो जाएगा। सर इसी में ना एक केस और भी बनता है, जैसे मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन जो दिया था उसमें कंपनी ने क्या एक्वायर किया था, एसेट। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी ने एक बिजनेस एक्वायर कर लिया। अब बच्चा कहता है क्या फर्क है, सर कुछ भी फर्क नहीं है। बिजनेस में ना हमारे पास एसेट्स भी आते हैं और साथ में हमारे पास लाइबिलिटीज भी आती है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने खाली एसेट एक्वायर किया था, बदले में डिबेंचर इशू करे थे। इस बार हम एसेट भी एक्वायर कर रहे हैं, लाइबिलिटीज भी एक्वायर कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनना क्या होता है, प्लीज आराम से समझेंगे। मान लो एक्स लिमिटेड ने एक्वायर्ड करा है बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही फर्क है, बताओ कौन सा वाला। एक ही फर्क है, पिछले वाले में आपने एसेट एक्वायर करके डिवेंचर इशू करे थे, इस बार आप बिजनेस एक्वायर करोगे और डिवेंचर इशू करोगे। ठीक है सर, एक्स लिमिटेड ने एक्वायर करा बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 11 लाख रुपए, यानी कि हमने कंसिडरेशन जो फिक्स करा वो 11 लाख था। अब उस बिजनेस में द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड वो कुछ इस प्रकार थी। मान लो बिजनेस में एसेट्स जो थे ना वो थे 20 लाख के, 20 लाख के, एंड जो लाइबिलिटीज थी ना वो थी 5 लाख की। अब आप सोच के बताना, ठीक है, आराम आराम से देखना। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहां तक क्लियर है, यस सर। फिर आगे जाता है 10% ऑफ कंसिडरेशन पेड इन कैश। 10% कंसिडरेशन आपने कैसे पे कर दिया, कैश में। बैलेंस आपने पे करा बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर, 100 रुपए ईच, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, एट प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि मैंने आपको ये दो केसेस बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन की पहले फोटो खींच लीजिए फटाफट से। अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से तसल्ली से कराऊंगा, ठीक है ना। देखो 30 मिनट का मतलब ये नहीं है कि मैं फास्ट फास्ट पढ़ा दूं, तसल्ली से पढ़ाऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ आए। ठीक है सर। सर आपसे एक सवाल पूछूं, पूछूं। एक कंपनी के एसेट थे 20, लाइबिलिटी थी 5। इसका मतलब उस कंपनी की नेट एसेट वैल्यू क्या 15 थी, और आपने कितने में सेट कर लिया, 11 लाख में। तो आपको ही लग रहा कि आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। भाई आप एक ऐसा बिजनेस खरीद रहे हो जिसकी नेट एसेट वैल्यू 15 लाख है और आप उसको कितने में सेट कर रहे हो, 11 लाख में। तो क्या आपने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। यानी कि इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व या गुडविल सामने देखने को मिलेगा। अगर ये लॉस होता
मान लो 15 का अगर मैं यहाँ पे 19 पे कर देता तो 4 लाख मेरा लॉस हो जाता, उसको मैं क्या बोलता, गुडविल। अच्छा तो सर आप ये कह रहे हो कि पहली एंट्री में चेंज आ जाएगा, एसेट डेबिट 20, लाइबिलिटी 5, और वाई लिमिटेड के आगे हमेशा परचेज कंसिडरेशन जो तय हुआ है वो आएगा। अब एंट्री टैली नहीं हुई तो कैपिटल रिजर्व में 4 लाख चला गया। अच्छा सर इसका मतलब जो पहली वाली टाइप थी जिसमें खाली एसेट खरीदते हैं उसमें ये पंगा नहीं होता, गुडविल कैपिटल रिजर्व, लेकिन अगर आप बिजनेस खरीदते हो तो क्या है वहां पर ये लोचा भी देखने को मिलेगा। और अगर यही लॉस हो रहा होता तो मान लो यहाँ पे 19 होता तो फिर गुडविल डेबिट हो जाता। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक सर आगे क्वेश्चन पूरा सेम है। वेंडर के आगे हमेशा क्या आएगा, पीसी। अब वाई लिमिटेड को 11 देना था, जितना कैश दिया पहले वो लिख लो, 11 लाख का 10%, 1,10,000 आपने कैश दे दिया। और अब बैलेंस के लिए आपको उसको अपनी कंपनी के क्या देने हैं, डिबेंचर। सिंपल हो गया ना। अब बैलेंस कितना बचा कौन बताएगा, सर 11 लाख माइनस 1,10 कैश। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को अगर आपको एक बार में ना समझ आए 2 बार देखना। यहां आ गया 9,90,000। ठीक है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट या नंबर ऑफ डिबेंचर्स। फॉर्मूला क्या है बेटा, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अच्छा सर इसके बाद सेम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 2 पार्ट में सॉल्व किया था। पहले वाले पार्ट में मैंने क्या बोला, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बोले तो 100 रुपए वाला 10% डिस्काउंट यानी कि 90 में इशू होगा, यानी कि 11,000 डिबेंचर आ जाएंगे बेटा। और यहाँ पे 11,000 डिबेंचर इंटू वाई लिमिटेड के आगे तो पहले 90,000 990 लिख दो, क्योंकि डिस्काउंट पे दे रहे हो तो डिस्काउंट डेबिट कर दो। ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर आए हैं इनटू फेस वैल्यू, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर आए हैं इनटू डिस्काउंट, खत्म। आप टैली करके देख लो, पूरा टैली हो जाएगा। सिंपल है ना। और अगर यही चीज प्रीमियम पे है तो पहली एंट्री तो सेम ही आएगी, दूसरी एंट्री सेम आएगी, तीसरी एंट्री में चेंज आएगा। तो थर्ड एंट्री प्रीमियम वाले में क्या होगी वो मैं यहां पे लिख देता हूं। सिर्फ थर्ड एंट्री में चेंज आएगा, फर्स्ट सेकंड एंट्री में सेम रहेगा। समझ रहे हैं ना, परचेज की एंट्री सेम रहेगी, कैश पेमेंट की एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ डिबेंचर को इशू करने की एंट्री में चेंज आ जाएगा। अब वो क्या आएगा सर वो भी बता दो। वाई लिमिटेड डेबिट कितने से, वही 990 टू परसेंटेज डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही करेंगे ना। अब इसमें फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, कैसे, 9,90,000 डिवाइड बाय 110। 110 क्यों आया, क्योंकि इस बार आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। तो इसको हमने काटा तो ये 9,000 डिबेंचर आ गए, 9,000 इंटू 100 9 लाख, और 9,000 इंटू 10 90,000 एंट्री टैलेंट। क्लियर हो गया जी। ठीक है सर। सर इसका मतलब परचेज की एंट्री सेम रहेगी, कैश की एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ थर्ड वाली डिबेंचर को इशू करते समय एक में डिस्काउंट आएगा एक में प्रीमियम आएगा। दैट्स ऑल। आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग 30 मिनट में कर रहे हैं, लेकिन आई एम एबल टू टेल यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बीच में कोई गड़बड़ नहीं हो रही। ठीक है जी। फिर आ जाता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। फिर क्या आता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब कोलेट्रल सिक्योरिटी में क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। देखो अगर कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, देखिए मान लें आपने कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करी है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपने कोई चीज सिक्योरिटी दे दी, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है तो बैंक आपसे कहता है कि मुझे एज अ कोलेट्रल कुछ और भी चाहिए। तो हम एज अ कोलेट्रल यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं, अपनी कंपनी के क्या दे देते हैं, डिबेंचर्स। तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज अ कोलेट्रल, कम ऑन एज अ कोलेट्रल, तो इसमें 2 तरीके होते हैं बेटा। एक होता है नो जर्नल एंट्री, अपन जर्नल करेंगे ही नहीं, खत्म। और एक में क्या होता है, अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं। दोबारा बोलो, एक में जर्नल नहीं करनी और एक में करनी है। जिसमें नो जर्नल एंट्री है ना, इसका मतलब समझ लो क्या है कि नो जर्नल फॉर इशुइंग डिबेंचर। तो बच्चा कहता है फिर करेंगे क्या, सिर्फ
नोट्स टू अकाउंट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें हम लिख देंगे क्या, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल, बस। और दूसरा केस क्या होता है, जब आप एक जर्नल पास करते हो, जब जर्नल पास करते हो तो एंट्री क्या करनी है, क्योंकि आपके पास इस बार कोलेटरल में जब रखवाओगे तो डिबेंचर की वजह से तो पैसा आएगा नहीं। बच्चा कहता है पैसा आएगा तो सही, लेकिन वो पैसा लोन की वजह से आ रहा है, उसकी एंट्री होगी बैंक टू लोन। डिबेंचर इशू करने की वजह से कोई पैसा नहीं आ रहा, तो इसीलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खुल जाता है। तो मान लो 9% डिबेंचर, मान लो आपने 10 लाख रुपए के गिरवी रखवाए हैं अपने डिबेंचर, तो इसके लिए बैंक में पैसा नहीं आएगा, याद रखना, बैंक में पैसा लोन की वजह से आएगा, ना कि डिबेंचर की वजह से। डिबेंचर तो गिरवी रखवाए हैं, ठीक है सर। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है ना, इसको अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। कैसे सर, डिबेंचर सस्पेंस नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, ठीक है जी, किसमें जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में, बोल दो नॉन करंट एसेट्स। और ये कहां जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। अब मैं इसको एक बार आपको बुक से दिखा देता हूं, बिकॉज ये वाला प्रेजेंटेशन ना कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ही दिखा देता हूं, ध्यान से देखना जरा। इधर देखो जरा सारे बच्चे, बी लिमिटेड ने एक ओवरड्राफ्ट लिया है 80,000 रुपए का। ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, ठीक है, फ्रॉम अ बैंक बाय इशूइंग 912% डिवेंचर ऑफ 100 रुपए ईच एज कोलेटरल। 900 इंटू 100, यानी कि आपने 80,000 के लोन के लिए 90,000 के डिवेंचर को एज अ कोलेटरल रखवा दिया, ठीक है सर। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, प्रिपेयर क्या करना है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो वर्टिकल बनेगी, यस सर। तो सबको मालूम होगा, हमने थ्योरी क्लास में वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी। लाइबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो जो आपने लोन लिया होगा, क्या वो तो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। और हमने ये पहला जो केस पढ़ा है ना, इसमें नो जर्नल एंट्री, सिर्फ बोरोइंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। और फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग यहां पे दिखाएंगे क्या, कि ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, दिस इज बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। और आगे लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग दिस एज अ कोलेटरल, बस इतना लिखना होता है आपने। क्या सबको क्लियर है? तो फर्स्ट तरीका प्रेजेंट का क्या है, दोबारा सुन लीजिए। बैलेंस शीट में सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएंगी, और नोट्स टू अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बारे में आप बताओगे इट इज ड्यू टू बैंक ओवरड्राफ्ट, और नीचे लाइन लिख दोगे कि ये इसको हमने सिक्योर्ड तरीके से लिया है बाय इशूइंग 912% डिबेंचर लाइक दिस। दूसरा मेथड क्या है, हमें एंट्री पास करनी है, तो अपन एंट्री पास करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो दिखेंगी, अभी भी दिखेगी। क्या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी दिखेगा, क्या डिबेंचर भी दिखेगा? तो तीन चीजें दिखेंगी, देखो कैसे, इधर देखना है सारे। इन दिस केस ये जो डिबेंचर सस्पेंस है ना, दैट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग अदर नॉन करंट एसेट्स। ये भी मैं अभी चेक करा देता हूं। और डिबेंचर अकाउंट भी क्या लाइबिलिटी साइड पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी इसका प्रेजेंटेशन यहां से देख लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, बी लिमिटेड ने एक ओवरड्राफ्ट लिया 80,000 रुपए का, और उन्होंने वही क्वेश्चन सेम है, उन्होंने कहा जी इसकी जर्नल एंट्री पास करो। तो हमने पहले जर्नल एंट्री पास कर दी, मेरे ख्याल से सिंपल है, ठीक है। अब इसको अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। देखो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या है, बैलेंस शीट में इक्विटी लाइबिलिटी लिखा, नॉन करंट पहले लाइबिलिटी साइड दिखा रहा हूं, फिर हम एसेट साइड देखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमने दिखा दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग 90,000। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी है, डिबेंचर। करंट लाइबिलिटी में आपने दिखा दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। देखो ये वाला तो आप पहले भी दिखा रहे थे, बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप पहले भी दिखा रहे थे, आप समझ रहे हैं ना, बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप पहले भी दिखा रहे थे। क्या ये हमने एक एक्स्ट्रा चीज दिखा दी 90,000, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये 80,000 है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 है,
डिबेंचर जो गिरवी रखवाए हैं वो 90,000 के हैं, ठीक है सर। और ऐसे ही एसेट साइड पे, क्योंकि परसेंटेज देखो एंट्री क्या थी, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, तो क्या अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या हम लोगों को 90,000, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, देखो कैसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नाम क्या है, डिबेंचर, ब्रैकेट में क्या लिखा, इशूड एज अ कोलेट्रल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नाम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड बाय दिस। अदर नॉन करंट एसेट में डिबेंचर सस्पेंस, इशूड एज अ कोलेट्रल। समझ आ गया नहीं? बस सिंपल है यार, लिखना है, मैं यहां पे दोबारा लिखवा देता हूं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, 3 बातें लिख लीजिए। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग जितने का आपने लोन लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, हाँ जी, हमने यहां पे दिखा दिया बोरोइंग वाला पार्ट, यानी कि डिबेंचर वाला पार्ट। इधर देख लीजिए एक बारी, लॉन्ग टर्म वाले में, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म वाले में, नॉन करंट में हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से दिखाना है। हाँ जी, फिर क्या बोला, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से दिखाना है। बोलो बेटा, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट में फिर उसको एक्सप्रेस कर देना डिबेंचर के नाम से, ठीक है सर। और अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आपको डिबेंचर सस्पेंस दिखाना है। सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलेंगे, बोल दो यार। इसको एक बारी प्लीज नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए बेशक से, ठीक है। हालांकि जिनके पास बुक्स है मेरी, उनको वैसे ही दिख जाएगा ये, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन अमाउंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जितने का आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, और नॉन करंट एसेट्स में आपको दिखाना है क्या, जो भी डिबेंचर सस्पेंस गया, ठीक है सर। तो ये हमारा केस हो गया, कौन सा वाला, जब भी डिबेंचर को इशू किया जाएगा फॉर कंसिडरेशन, सॉरी, फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटीज, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहां पे मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। हमने सपोज करो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है 2 लाख रुपए का, बाय इशुइंग 9% डिबेंचर 2.5 लाख एज कोलेट्रल, ठीक है ना। अब आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, तो आराम आराम से देखो। फर्स्ट केस, नो जर्नल, फर्स्ट केस में आपने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। बैलेंस शीट में सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिखा देना, कितने की, 2 लाख रुपए की। नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोबारा से लिखो, और उसके नीचे लिख देना कि दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2 लाख, जो कि बाय सिक्योर्ड बाय इशुइंग 9% डिबेंचर ऑफ रुपीस 2.5 लाख एज कोलेट्रल। सिंपल हो गया या नहीं? ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, पास करो जर्नल एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू 9% डिबेंचर 2.5 लाख रुपए से। ये तो अभी भी सेम ही आएगा, है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2.5 लाख रुपए की, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2 लाख रुपए की, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वही लिख देना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में
अदर नॉन करंट एसेट्स में यहां पे लिख देंगे 2.5 लाख, और फिर इन तीनों को क्या नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब डिबेंचर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, और अदर नॉन करंट एसेट्स का मतलब डिबेंचर सस्पेंस। बस इतना करना है। आई एम होपिंग फॉर, अब समझ आ गया होगा आपको। और याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूं। ठीक है कि नहीं? इसके ऊपर इतना टाइम मैं इसीलिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जितने का लोन लिया था या जितने के डिबेंचर गिरवी रखवाए हैं, जितने के डिबेंचर गिरवी रखवाए हैं। शॉर्ट टर्म के आगे जितने का लोन लिया था। ठीक है? नॉन करंट एसेट्स के आगे अगेन जितने के डिबेंचर गिरवी रखवाए हैं। क्या सबको क्लियर है? यस सर। और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन है? डिबेंचर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन है? बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड अदर नॉन करंट एसेट्स कौन है? डिबेंचर सस्पेंस। डन, ग्रेट, वेरी गुड। तो अब सुनो ध्यान से, इशू ऑफ डिबेंचर की एक क्लास आधे घंटे की और लेकर आते हैं। ठीक है? बिकॉज जल्दी में नहीं करना हमें। उसके अंदर ये टॉपिक्स हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है ना? वैसे ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, जो मैंने काफी डिटेल में आपको बता दी है। ठीक है सर? गुड बाय, मिलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की अगली क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है?